किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार, मैं अतुल विश्नोई आपका कुछ किस्से कुछ कहानियां चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसका शीर्षक है इस बार फिर बर्फ गिरी तो। लेखक हैं हिमांशु जोशी। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। इस बार फिर बर्फ गिरी तो जीना दूभर हो आया। चारों ओर जहां तक दृष्टि जाती बर्फ ही बर्फ। पेड़ पौधों पर बर्फ, खेत खलिहानों पर बर्फ। सामने का वो सारा पहाड़ जैसे एक ही रात में सारा का सारा सफेद हो आया हो, सफेद चादर की तरह। नदी के किनारे जम गए हैं, बीच में केवल एक धारा है, काई लगे पत्थरों से टकराती, छलछलाती। जाड़ों में धूप निकलने पर कभी कभी यहां से धुआं सा उभरता है आकाश की ओर, जिसे कुहासा भी कहा जा सकता है। यही कुहासा वर्षों से उसकी आंखों पर छा गया है, इसलिए उसे सब धुंधला धुंधला दिखता है। हर तरफ सफेद झीनी चादर सी, कभी कभी जो पारदर्शी भी हो आती है प्रकाश जब कुछ अधिक होता है। उसे लगता है अब प्रकाश भी कहीं धुंधला सा गया है। दिन भी उसे दिन के जैसा एहसास नहीं देता, रातें भी रात जैसी नहीं लगती। एक धुंधला सा सैलाब है, सैलाब ही सैलाब। उसमें उसकी क्षीण काया डूबती उतराती बहती चली जा रही है। उसने परिस्थितियों के साथ जूझना अब छोड़ दिया है, अपने हाथ पांव शिथिल छोड़ दिए हैं। विवश भाव से वो नदी की तरह बह रही है, बहती चली जा रही है। किधर, कहां, उसे कुछ भी अब एहसास नहीं। इजा, कुछ खाओगी? कभी बाहर का कोई स्वर टकराता है तो उसके हाथ पांव किंचित हिलते हैं। मां केवल इतना ही कह पाती है, 2-3 बार पुकारे जाने के बाद। मुंह के ऊपर से रजाई हटाकर कोई अपना मुंह उसके और निकट ले जाकर फिर चिल्लाने के जैसे स्वर में पूछता है, कैसा महसूस कर रही है इजा? ठीक हूं बेटा। वो हांफने सी लगती है, उसका दम जैसे उखड़ रहा हो। वो अंधेरे में हाथ पांव हिलाती है, छटपटाती हुई। कुछ खाया तुमने? नहीं। तो ऐसे कैसे जियोगी? अब बचकर क्या करना है बेटा? ये पापी परान निकाले निकलते भी तो नहीं। अब और क्या देखना शेष रह गया है? वो रुआंसी हो जाती है। उसके स्वर की गहरी निराशा उसे कहीं कुछ परेशान कर डालती है। अम्मा ऐसा कहे, उसके लिए सब असह्य हो जाता है। ऐसा ना कहो अम्मा, इतना भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बहू है, सब कुछ तो है। फिर वो कहता है तो चारों ओर सहसा सन्नाटा सा छा जाता है। अम्मा भी कुछ कह नहीं पाती, वह भी गूंगा सा देखता रहता है। तभी पत्नी गरम चाय का गिलास लाती है, कटोरी से ढककर। इजा, चाय पियोगी? वो पूछता है। इससे अधिक वो कुछ नहीं बोल पाती। सोई हुई मां को वो बंधी गठरी की तरह उठाता है, दीवार के सहारे कमर टिकाकर बिठाता है, फटे तकिए के सहारे। फिर गरम चाय को कटोरी में डालकर मां के होठों के पास ले जाता है। चाय बहुत गरम है, जिससे कटोरी भी गरम हो गई है। सूखे होठों पर गरम चाय के छूते ही अम्मा झटके के साथ किंचित पीछे हटाती है। कितनी गरम चा उठा लाई, खौलती डेगची से। वो झुंझलाकर कहता है तो पत्नी कुछ कसरा सी आती है। इन्हें ऐसी ही गरम गरम चा चाहिए, ठंडी तो पीती ही नहीं। पत्नी अभी कुछ कह ही रही थी कि वो बरस पड़ता है। अरे भगवान, ईजा गरम चा पीती है, ये ठीक है,
पर उबलती हुई तो नहीं ना। इतनी उम्र है, मुंह में छाले उभर आए, और अम्मा को कुछ कहीं हो गया तो हम क्या करेंगे? कहीं के भी नहीं रहेंगे। कुछ और भी कहना चाहता था वो उसी बहाव में, परंतु कहता कहता अटक जाता है। अम्मा को मालूम है, एक अरसे के अंतराल के बाद हमेशा ऐसा ही होता रहता है। बेटा बार बार हाल चाल पूछता है, अपनी ममता जतलाता है, पत्नी को झिड़कता है, बच्चों को डांटता है कि वे अम्मा का ख्याल नहीं रखते। अम्मा तब घबरा जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती, कांपती हुई कहती है, रेवा बेटे, ऐसा ना कह। बच्चे कितना ध्यान रखते हैं मेरा, तुझे क्या पता? तू तो बाहर ही रहता है सारा दिन। वो जानता है मां उसका मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। मां चुपचाप चाय पीती चली जाती है, सुड़ सुड़ करती। न जाने कितने अरसे के बाद पी रही है। एक तरह की आकुलता है, जल्दी जल्दी सब सुड़क जाने की। मां को चाय बहुत पसंद है। खाना ना मिले कोई बात नहीं, पर गर्म पानी कभी कभी मिलता रहे तो बूढ़ी सांस सुगम गति से चलती रहती है। एक एक बूंद चाय के लिए कभी कभी वो तरस जाती है। किससे कहे, कोई सुनता नहीं। सब सुनी की अनसुनी कर देते हैं। बार बार जोर से बोलने की शक्ति नहीं। बोलने का प्रयास भी करती है तो सांस उखड़ आती है। बहू को बाल बच्चों, गाय बछिया और खेतों से समय ही कहां। पहले जब शरीर में कुछ शक्ति थी, मरती जीती काम पर जुटी रहती थी, परंतु जब से गठियावात का प्रकोप हुआ, अब हाथ पांव भी नहीं चल पाते। चाहने के बावजूद कुछ कर पाने में समर्थ नहीं हो पाती। तब एक तरह की विवशता का भाव घिर आता है, एक तरह की गहरी निराशा का। तब देह में रही सही ताकत भी जाती रहती है। वो अपने को और भी अधिक शक्तिहीन अनुभव करने लगती है, और भी असहाय। ईजा, कैसा अनुभव कर रही हो? वो अम्मा से पूछता है। ठीक हूं, अब चला चली की बेला है बेटा, क्या मानना, क्या खाना रह गया है। वो कराहती हुई कहती है तो उसका दम भी बैठने लगता है। ऐसा ना कहो अम्मा, तुझे अभी बहुत जीना है। वो इस तरह से विवश भाव से कहता है जैसे कहना चाह रहा हो, हमें अभी बहुत जीना है। वो मां के पास बैठा है, सामने पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, सबकी निगाहें वृद्धा पर टिकी हैं। क्षण भर सन्नाटा रहता है। वो एक पल बाद कुछ सोचता हुआ बड़ी मुश्किल से कह पाता है, अम्मा, चंपावत तक जा पाओगी? मां सुनकर भी जैसे सुन नहीं पा रही है। चाय की जूठी कटोरी पास ही में रखती हुई कहती है, कोशिश करूंगी बेटे, जाऊंगी क्यों नहीं। वो चुप हो जाती है, फिर जैसे सहसा नींद से जगी हो, पूछती है, क्या कहा? चंपावत? हां ईजा, हां, तहसील में। वो बड़े सहज उत्साह से समझाता है, समय हो गया है ना, बाद में जाने पर नुकसान होगा। वहां क्यों जाना है, क्यों जाना है बेटे? वो स्वयं से जैसे पूछ रही हो। अरे अम्मा, इस 13 गते को पूरे 3 महीने हो गए, बाबू की पेंशन नहीं लानी क्या? हां बेटे हां, मेरी तो मति ही मारी गई है, अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे बाबू के नाम की पेंशन भी लानी है। कोशिश करूंगी। बेटे का चेहरा खिल उठा, पत्नी का भी। उन्हें लगता है इस उपेक्षिता का भी कोई अस्तित्व है, जिसे उन्होंने मात्र पोटली या सांस लेती गठरी मान लिया था। उसकी भी कोई उपयोगिता है। इसी गठरी या पोटली को एक दिन उठाकर वे चंपावत की तहसील ले जाते हैं और उसी तरह लाकर उसी अंधेरे कोने में धर देते हैं, ताकि बाद में कभी फिर उठाकर ले जाने में कठिनाई न रहे। 1-2 दिन तक देखरेख अच्छी होती है, परंतु बाद में फिर वही सिलसिला। एक दिन वृद्धा
तंद्रा की सी स्थिति में जगती है। जो कुछ देखा सच नहीं लग रहा है उसे। बेटा बहू को डांट रहा है, बहू रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। वृद्धा देखती है वो मर गई है। उसे सफेद कपड़े से ढक कर आंगन में लेटाया है। चारों ओर लोग घेरे खड़े हैं, उदास उदास से चेहरे लिए। रेवा का सिर उस तरह से घुटा है, वो कुछ तिल लिए मां का गोदान कर रहा है। गाय खड़ी है। बेटे की ऐसी उदास आकृति उससे देखी नहीं जाती। जो कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है उससे सहा नहीं जाता। वह छटपटाती हुई चीखती है। बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, बच्चे भी। क्या हुआ अम्मा? कोई बुरा सपना देखा क्या? वे पूछते हैं तो वह मात्र पसीना पोंछने लगती है। उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही है। वो सूखे पत्ते की तरह थर थर कांप रही है। रेवा कहता है, मैं तो घबरा गया था, कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। तू मर गई तो मां? अम्मा कुछ सोचती हुई कहती है, रेवा इधर आ बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाबू गुजरे थे। अब तक इसीलिए ये सांस चलाए रही है कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। पर अब वे दूध के भात हो गए हैं। अब अपने पांव पर खड़े होने में समर्थ हो जाएंगे शायद। मैं अब चली भी जाऊं तो दुख नहीं बेटा। अम्मा ये क्या कह रही हो? अम्मा की गर्दन लुढ़क जाती है। वे भागकर वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य नाड़ी देखता है, जांचता परखता है। वो कहता है, बुढ़िया को मरे तो अरसा हो गया, देख नहीं रहे हो, इसकी देह बर्फ की तरह ठंडी है। अभी आप सुन रहे थे इस बार फिर बर्फ गिरी तो, हिमांशु जोशी की लिखी यह मार्मिक कथा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।